नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी है। यह खतरनाक घटना आज से 6 साल पहले 4 दोस्तों के साथ घटी थी। भाई, चारों का नाम बताता हूँ, फिर एक्चुअल में कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे साथ आज से 8 साल पहले सन 2016 में, और इस खौफनाक कहानी को इमेजिन करना शुरू कीजिए। दरअसल माधव, रवि, सपना और संजीव नाम के 4 पक्के वाले दोस्त थे। बचपन से लेकर साथ में ही बड़े हुए थे। KG 1 से यह लोग साथ में ही स्कूलिंग कर रहे थे, फिर बड़े हुए थे तो कॉलेजिंग भी साथ में ही किए थे। एक दिन की बात है भाई, ये जो संजीव नाम का लड़का था ना इस ग्रुप का, वो अपने बाकी के तीनों फ्रेंड्स को, ये तीनों को क्या कहता है कि यार मेरी एक कजिन है खुशी नाम की, वह मुंबई से यहाँ पर रहने के लिए आई है। उसके जो मम्मी पापा है वो ना एक बिजनेस करते हैं, जिस बिजनेस के सिलसिले में वह अक्सर घर से बाहर रहते हैं। अगर तुम लोगों का कभी मन करे तो मुझे बता देना, मैं खुशी से एक बार परमिशन ले लूंगा। उसके घर पर जाकर हम लोग पार्टी शर्टी कर सकते हैं, हमें कोई देखने वाला रोकने वाला नहीं होगा। यह लोग छोटे शहर में रहते थे और यह लोग हर तरह की पार्टी करते थे। जब संजीव ने यह बात बताया कि खुशी के घर में कोई नहीं रहता है बड़ा, और खुशी भी पार्टी चाटी करती है, तो यह तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि छोटे शहरों में ऐसे क्लब्स होते नहीं हैं। बच्चे ज्यादातर जो ऐसे सारे शौक रखते हैं वह मौके ढूंढ रहे होते हैं। इन लोगों को वो मौका मिल गया, एक्साइटेड हो गए। माधव, सपना, रवि तीनों कहते हैं कि भाई जब कभी भी मौका मिले खुशी के घर वाले अगली बार बाहर जाएं तो हमें पक्का बताना, सारी पार्टी हमारी तरफ से। संजीव, तुझे और खुशी को ₹1 भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, जो चाहिए होगा बताना, हम खाने पीने का जुगाड़ करके लेकर आएंगे। तो बस इन लोगों का यह बात करना हुआ ही है कि एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद खुशी के घर वाले इस टाउन से बाहर जाते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में। आने वाले 2 दिनों के लिए संजीव फिर से अपने दोस्तों के पास जाता है और तीनों को बताता है कि यार ने के घर वाले 2 दिन के लिए गए हुए हैं, आज रात में बढ़िया हम पार्टी शार्टी कर सकते, बहुत मजा आएगा, चलो चले, क्या बोलो तो मैं अभी बात करूं फोन लाके। यह लोग खुशी में बोलते हैं, हाँ भाई अब भी बात कर। तुरंत संजीव फोन लगाता है खुशी को और खुशी बोलती है कि कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग आ जाओ, 8 बजे के आसपास खाना बाना खा के कोई ना आए, अपन बाहर से ही ऑर्डर करेंगे, बाहर से सब पीना खाना नाचना सब हुआ, कोई टेंशन नहीं है भाई। यह लोग सब लोग अपने घर पर परमिशन ले लेते हैं। अब देखो, बड़े तो हो चुके थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, शायद फाइनल ईयर में थे, तो घर वाले भी इतने बड़े बच्चों को ज्यादातर रोकते नहीं है। कोई नाइट आउट वगैरह करने रहे अपने दोस्त के घर पे तो बस 9 बजे के आसपास यह लोग खुशी के घर में पहुंच गए। यह लोग पहली बार खुशी से मिले थे। छोटे टाउन के हिसाब से खुशी बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की थी, जो कि देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बिंदास है, कंजर्वेटिव टाइप की नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड है। खैर, ये लोग वहाँ पर गए और अपना पीना सीना नाचना वाचना शुरू किए। पार्टी शार्टी करते करते इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 10:30 बज गए और खाने वाने का कोई होश नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा सामान खत्म होते आ गया पीने का, तो एक जो माधव था इसमें से कहता है कि एक काम करें, क्या अपना और डेयर खेलते हैं। चलो, सब लोग तैयार हो गए, सब लोग सर्कल बनाकर बैठे और डेयर खेलने लगे। एक बोतल की थी, जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में देखे होंगे, बियर की बोतल से वो ट्रुथ और डेयर के लिए घुमाने लगे। किसी के ऊपर कोई ट्रुथ आता तो किसी के ऊपर कोई डेयर। सब लोग अपना अपना टास्क पूरा कर रहे थे। कोई किसी को प्रपोज कर रहा था तो कोई अपने बचपन के डार्क सीक्रेट बता रहा था। एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 11:30 बज गए। अभी तक एक बार भी खुशी के ऊपर नहीं आया था कि वह ट्रुथ करे या डेयर करे। अभी तक खुशी जीतती आ रही थी। अचानक से खुशी के ऊपर आया। बातचीत में इतनी देर की समझ में आ गया था कि खुशी बहुत ही डेरिंग बाज लड़की है।
वो इतने में ही जब इसके ऊपर यह आया भाई प्रोटफ डेयर करने का, तो यह जो तीनों चारों थे खुशी के ऊपर बरस पड़े कि तुझे तो बड़ा खतरनाक वाला डेयर करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार है कि नहीं। खुशी ने भी बोल दी कि मैं किसी भी चीज से डरती नहीं हूँ, जैसा भी पृथ्या जैसा भी डेयर देना है दे दो, मैं करके दिखाऊंगी। तो बस फिर क्या था इसमें से जो संजीव नाम का ही लड़का था जो कि खुशी का ही कजिन था, वो खुशी वो क्या कहता है, अगर इतनी हिम्मत है तो अपने घर के थोड़े आगे की तरफ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जाओ, एक छोटा सा आईना पास में रखो, एक कैंडल हाथ में रख लो और कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के पास खड़े होकर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार कर दो। यह क्रिश्चियन सिमेट्री थी। यह बात सुनकर तुरंत ही माधव ने कहा कि ठीक है यार, डेयर वगैरह देना गेम का एक पार्ट है, लेकिन हमें ऐसी भी कोई हरकत नहीं करना है कि किसी के सेंटीमेंट्स को इसे ठेस पहुँचे, या फिर हम कोई ऐसी हरकत करें जिससे हम किसी एक अनहोनी शक्ति को, किसी एक अनजानी ताकत को अपने पास बुला ले। यह बात सुनकर तुरंत खुशी ने कही कि नहीं नहीं माधव, तुम इतनी टेंशन मत लो, यह सारी चीजों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। इनफैक्ट यह चीज तो मैं आधी रात में करने के लिए तैयार हूँ। यह बहुत नशे में भी थी और डर भी बिल्कुल नहीं रही थी। घड़ी देखती है, बोलती है ओके, अभी लगभग 11 बजकर 30 मिनट का समय हो रहा है। एक काम करते हैं, रात के 1:30 बजे सारे के सारे थोड़ी आगे वाला जो कब्रिस्तान है उसके पास चलते हैं। तुम लोग बाहर की तरफ खड़े रहना, बाहर से अंदर का नजारा दिखता है। मैं अंदर कैंडल और छोटा आईना लेकर जाऊंगी। एक कब्र के बाजू में खड़े होकर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोल के यह चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगी। पता चल जाएगा फिर किसमें तना है दम। अपने भाई यानी अपने कजन संजीव को खुन्नस में देखते हुए वह कहती है, बस फिर से इन लोग का पीना सीना होता है। कुछ खाने वाने की छोटी मटी चीज थी। टाइम पास करते 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 रात के 1:30 बज जाते हैं। यह लोग समझते हैं कि खुशी के दिमाग से वह निकल गया है और खुशी को भी लगता है शायद यह भूल गए हैं। लेकिन एग्जैक्टली 12:30 बजे के आसपास खुशी कहती है कि तुम लोग भूल गए क्या, मुझे अपना टास्क पूरा करना है। मैं इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं हूँ। चलो। जब यह लोग उठकर जाने लगे तो फिर से एक बार जो सपना थी इस ग्रुप में सपना कहती है कि खुशी सोच लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेम था खत्म हो गया, अपनी पार्टी लगभग ओवर होने की सिचुएशन में क्या मतलब यह सारी चीजें करके। लेकिन खुशी के सर में तो पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लोग घर से बाहर निकले। छोटा वाला आईना जो इतना बड़ा वाला होता है वो उठाई। एक कैंडल अच्छी खासी यार, बड़ी मोटी कैंडल उठा के यह लोग बढ़ चले कब्रिस्तान की तरफ। लगभग 450 मीटर चलने के बाद इनके घर के थोड़े आगे के एक सुनसान इलाके में वह कब्रिस्तान आया। कब्रिस्तान के बाहर कोई भी देखभाल करने वाला आदमी नहीं था और यह बात खुशी और संजीव बहुत अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का कारण तो किसी को पता नहीं था, लेकिन बस नहीं होता है आगे चल के कारण पता भी नहीं चला। क्यों नहीं पता चला आपको समझ में आएगा। इनमें से जो खुशी है इन लोगों को रोकी और अपना कैंडल और आईना लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। बाहर से ही 2-3 कब आजू बाजू दिखाई दे रही थी। वह उन दोनों तीनों कब्र के बीच में जाकर खड़ी हो गई और अपनी उस कैंडल को लाइट करी। आईने में देखकर ब्लडी मैरी और ब्लडी मैरी का नाम पुकारी 3 बार। जब उसने कर दी कैंडल खुद से बुझाई, कैंडल एक कब्र के ऊपर फेंकी और अपने दोस्तों के पास लौटकर कहती, देखे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम लोग बेवजह डरते रहते हो, चलो चलते हैं। और यह सब के सब मस्त से खुशी के घर वापस आने लगे। सब सोचने लगे कि क्या था यार, ब्लडी मैरी वगैरह जैसी कोई चीज होती नहीं है इतनी आसानी से। खुशी ने कर ली, कितनी डेयरिंग बाज है, दुनिया भर की चीजें एक एक इंसान
अपने अपने दिमाग में सोच सो रहा था यह लोग। कुछ मिनट तक चलने के बाद खुशी के घर पहुंच गए। बिस्तर डला हुआ था, गद्दा डला हुआ था, नीचे ही एक बेडरूम खुशी वाला ही बड़ा था और सब लोग उस गद्दे में एक दूसरे के आजू बाजू करके सो गए। एग्जैक्टली रात के 2:30 बजे, यानी यह सब कुछ कंप्लीट करने के 1 घंटे बाद अचानक से कोई बाथरूम का दरवाजा खटखट खटखट आता है। खुशी घबराती है। खुशी अपनी आँख खुलती है और बोलती है, क्यों यार क्यों मस्ती कर रहे हो? नींद लग गई थी सबकी। हाँ, क्यों यार क्यों मस्ती कर रहे हो? नींद आ रही है, बहुत चढ़ी हुई है, सो जाओ ना। खुशी का यह बोलना हुआ तो उसकी आवाज बाजू वाली लड़की सपना तक पहुंची। सपना भी जाग गई। सपना ने थोड़ा सा कम पी हुई थी। सपना उठक देखती है कि दोनों तीनों लड़के तो यही सो रहे हैं। संजीव भी यही है, माधव भी यही है, रवि भी यही है। सपना खुशी से कहती, यार लेकिन हम सब तो यहाँ पर है, तो फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है? बाथरूम का। अचानक से जितनी चढ़ी हुई थी ना, खुशी को पूरी एक बार में उतर गई। यह दोनों का ऐसा बात करना हुआ है कि एक और बार जोर धाक धाक धाक। अब इतनी जोर से आवाज आई, बाथरूम यहीं पे था। इतनी जोर से आवाज आई कि तीनों लड़कों की भी नींद खुल गई। अब यह घबरा गए कि बाथरूम में है तो है कौन? घर तो अंदर से ही बंद है। हम ही लोग पार्टी कर रहे थे और घर के अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मेन गेट के अलावा ना ही बाथरूम में आने का, ना ही कोई ऐसी खिड़की फिड़क है बाथरूम में। यह क्या हो गया? खुशी बड़ी हिम्मत करके उठती है। दरवाजा लगातार नॉक हो रहा था। एकदम दरवाजे के पास जाकर कहती, कौन है? अंदर से आवाज आती है, खुशी की मम्मी की। खुशी, मैं आ गई हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। अब दिमाग खराब हो जाता है, घबरा जाते हैं सबके सब कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। खुशी के मम्मी पापा तो बाहर दूसरे शहर में गए हुए थे 2 दिनों के लिए। यह लोग घर के अंदर थे, पार्टी कर रहे थे। दरवाजा बवाजा सब अंदर से ही बनता। खुशी की मम्मी अपने आप बाथरूम में कैसे प्रकट हो गई? सबके दिमाग के परखच्चे उड़ गए, लेकिन शायद थोड़े नशे में थे इसलिए। खुशी बोलती है, मम्मी आप कैसे बाथरूम में आ गई? मम्मी कहती है, यानी अंदर से आवाज आती है, बेटा एक बार दरवाजा तो खोल, मैं सब बताती हूँ। खुशी लिटरली पता नहीं कौन से वो वशीकरण में चली गई थी भाई। वो दरवाजा खोलने वाली थी कि फटाक से संजीव आया और उसको रोका। बोला कि खुशी तेरी मम्मी की आवाज है, यह तो समझ में आ रहा है, लेकिन तेरी मम्मी तुझसे कभी भी हिंदी में बात नहीं करती है, मराठी में ही बात करती है। अभी वह अचानक से हिंदी में क्यों बोलेगी? यह तो सोच। और वो बाथरूम में कैसे जाएगी डायरेक्टली? यह भी सोच। नेहा बोलती, हाँ यार घर का मेन दरवाजा तो अंदर से ही बंद है और पहले भी बंद था। अब इतना इन लोगों का बात करना हुआ है कि अंदर से बाथरूम की आवाजें आना बंद हो गई। अब जब यह लोग बाहर खड़े ही हैं, अंदर से आवाज आना बंद हो गई तो हिम्मत करके माधव ने बोला कि एक बार दरवाजा खोल के देखी लो, अंदर मत घुसना, कोई है तो नहीं, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि हमारी नींद लगी रही होगी, हो सकता है तुम्हारी मम्मी आ गई होगी, दरवाजा खुला छोड़ के हम सो गए होंगे, तुम्हारी मम्मी अंदर वॉशरूम यूज करने के लिए चली गई होगी, हम लोग सो ही रहे होंगे। यार ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, दरवाजा तो खोल के देखना ही पड़ेगा। यह लोग एक बार भी नहीं सोचे कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से कैसे बंद रहेगा भाई जब कोई अंदर चले गया है तो। लेकिन सारी गलती थी इनके दिमाग में छाए हुए वो शराब के नशे की। इनको बस ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जब इतना डिस्कस होता है तो खुशी दरवाजा खोल देती है। 5 मिनट बाद जो बात हुई अंदर से, उसके 5 मिनट बाद दरवाजा खोल देती है। देखती है कि अंदर कोई नहीं, एक जैसे दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका इन लोगों को ऐसा छूते हुए पूरे कमरे में फैल गया। इन लोगों ने बोले, इतनी ठंडी हवा बाथरूम से कैसे आई यार? खैर जो भी हो बंद करो, शायद हम लोगों का वहम था या फिर हम लोगों को ज्यादा चढ़ गई थी, हम सो जाते हैं। यह लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी ज्यादा घबराहट हो गई थी। ऐसी घबराहट वाली सेशन में नींद इतनी आसानी से वापस से नहीं आ पाती। एक बार टूट जाए तो लगभग आधे पौन
घंटे और बीत चुके होंगे, यानी कि 2 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। इनके घर में केवल एक ही बाथरूम था। खुशी उठती है, लेटी हुई थी, उठती है, क्या यार मुझे वॉशरूम जाना है, जाऊं क्या? जो बाकी के फ्रेंड्स थे यानी कि सपना, रवि, संजीव, माधव कहते हैं कि यार वॉशरूम में तो अभी इतना खतरनाक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। तू कहाँ वॉशरूम जाने की बात कर रही है? मत जा यार। यह बोलती है, कैसे नहीं जाऊं, इतनी बियर पी हुई हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। यह लोग बोलते हैं कोई और वॉशरूम ऊपर नीचे कहीं है, कुछ यह बोलती नहीं, सिर्फ एक ही वॉशरूम है। फिर इतने में सपना बोलती है कि ठीक है यार, अगर इतनी जोर से आई हुई है तो देख चली जा, हम लोग तो है ही बाहर बैठे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम लगे तो फटाक से आवाज लगा देना। यह बोलती है, कंट्रोल करी थी, ऐसा नहीं है कंट्रोल की नहीं, 2 मिनट तक कंट्रोल करी है, उसके बाद कितना कंट्रोल करें? अब बोलती है जाना ही पड़ेगा। यह जाती है और लड़कियों का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, मैंने सुना। वो चली जाती है, दरवाजा खोल के डायरेक्ट अंदर वॉशरूम के अंदर गई है। 5 मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट लगना चाहिए, 20 मिनट लग जाना चाहिए, वो बाहर ही नहीं निकली। यह बाकी के जो 4 फ्रेंड्स थे एक दूसरे को देख के बोलते, निकल क्यों नहीं रही है यार सपना, आवाज लगाना भला। माधव बड़े घबराते हुए सपना को देख के कहता है। सपना कांपते हुए कदमों से बाथरूम के पास पहुंचती है। खुशी आजा बाहर, बहुत टाइम हो गया है। खुशी की कोई आवाज रिस्पांस अंदर से आता नहीं है। फिर यह खटखटा आती है, खुशी सो तो नहीं गई है, लेकिन फिर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। यह सब के सब डर गए, क्या खुशी को हुआ क्या? सब उठे, खुशी दरवाजा खोल दे, यह मजाक का वक्त नहीं है, खुशी बाहर आ जा। लेकिन 20 से 25 मिनट और बीत जाते हैं, ना वह बाहर आती है और ना ही उसका कोई रिस्पांस। फिर आखिरकार तीनों लड़के एक दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं कि अब हमको दरवाजा तोड़ना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर बेहोश होश हो गई है, कुछ हो गया है। यह लोग तीनों अब देखो, बाथरूम में जो फ्लैट सिस्टम में दरवाजे होते हैं वो इतने स्ट्रांग तो होते नहीं हैं, लकड़ी वाले। कई बार सनमाइका वगैरह के दरवाजे लगे रहते हैं, 3-4 बार लात मारो टूट के बिखर जाएंगे। यह लोगों ने मिलके लात मारे हैं दरवाजे पर और फट से दरवाजा टूट के अंदर गिरा। विश्वास नहीं मानोगे, अंदर कोई नहीं था। यह लोग घबरा गए और 4-5 के मुंह से चीख निकल गई कि खुशी बाथरूम के अंदर से गई तो गई कहाँ, बाथरूम अंदर से ही बंद था। हम सबके सामने खुशी अंदर गई थी। संजीव आता है आगे और देखने की कोशिश करता है कि बाथरूम से निकलने का कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं है, लेकिन बाथरूम चारों तरफ से दीवार से पैक्ड था। बस इतना सा एग्जॉस्ट फैन का ही ऊपर लगा हुआ था भाई, रोशनदन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं निकलने आने जाने का। यह लोग इतनी जोर से चिल्लाए, संजीव इनको बोलता है कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सबकी सब भागते हैं वहाँ से, ऑटो पकड़ के अपने अपने घर। अगला दिन निकलता है, एक दूसरे को फोन लगाकर बात करने की हिम्मत किसी से भी नहीं हो पाती है, लेकिन कितने दिन आगे पता तो करना था कि उस रात क्या हुआ था। संजीव को सबसे पहले फोन लगाया जाता है और संजीव कहता है कि नहीं यार, खुशी का पता नहीं चला है। उसके मम्मी पापा आए, मुझसे बात किए, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद उसी रात को आखिरी बार मेरी खुशी के मम्मी पापा से बात हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग हमारी बेटी का पता लगा के रहेंगे, ऐसा बोल के वो लोगों ने फोन काट दिए। उसके बाद से उन लोग का मोबाइल भी बंद आ रहे, किसी को कुछ नहीं पता वह लोग कहाँ चले गए। बस फिर क्या था, साल पे साल बीते और आज आ गया 2024। 8 साल से ना ही खुशी का कुछ पता चला है और ना ही खुशी के घर वालों का। यह पूरा का पूरा घर खंड रही थी कि यहाँ पर संजीव के घर वाले रहते थे। घर को उन लोगों ने संभाल रखे, वहाँ पर साफ सफाई आना जाना होता रहता है। बस इसी उम्मीद में कि कभी तो खुशी या फिर खुशी के मॉम डैड का पता चलेगा, लेकिन एक भी
नामो निशान आज तक नहीं मिला है। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी ब्रह्मा पिशाच के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मा पिशाच या ब्रह्मा राक्षस इतनी ज्यादा ताकतवर शैतानी शक्ति होती है और कि जो भगवानों से भी नहीं डरते हैं। आप इनके सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, यह भी आपके सामने आकर आपके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और वह भी आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा अच्छे उच्चारण में। यह ऐसी शक्तियाँ होती है जिन्हें वेद पुराणों का भी पूरी तरह से ज्ञान होता है और साथ ही साथ किसी भी चीज से बिल्कुल भी डर नहीं होता है। जरा सोचिए, ऐसा कोई ब्रह्मा पिशाच या ब्रह्मारा शस आपके पीछे लग जाए तो आप कैसे उससे छुटकारा पा पाएंगे। कई बार यह बड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार आपकी सोच से परे। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। आज से ठीक कुछ ही दिन पहले शनिवार की बात है। अभी पिछले शनिवार की ही यह घटना संकेत नाम के लड़के के साथ घटी थी। यही कोई संकेत की उम्र 19 वर्ष की होगी। तो संकेत उत्तर प्रदेश यानी काशी के पास के एक छोटे गांव का रहने वाला बड़ा खुशहाल सा लड़का अपने परिवार के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। शनिवार की ही बात है, थोड़ा फ्री था, घर पर अपने कमरे में लेटे लेटे टाइम पास कर रहा था कि 4 बजे के आसपास उसकी मम्मी उसके पास आई होगी या थोड़ा और पहले पकड़ लो आके बोलती है कि लेटा लेटा क्या कर रहा है, घर पर थोड़ा काम है, चीजों में ध्यान लगाया कर, चल घर पर राशन खत्म हो गया है, जा तू राशन लेकर आ। दरअसल इन लोगों के पास राशन कार्ड था, तो राशन कार्ड को लेकर वो जो ऐसी जो दुकानें नहीं होती जहां पर राशन कार्ड के बेसिस में गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है बिल्कुल कम रेट में, तो वहाँ से यह लोग राशन लेने जाते थे। वहाँ से कम रेट में राशन लेकर आते थे और जो प्रॉपर जो ग्रोसरी स्टोर होती थी, जो किराना दुकान होती थी, वहाँ पर थोड़े ज्यादा दाम में बेच देती थी, या फिर यह लोग एक्सचेंज करवा लेते थे। मतलब यहाँ से सस्ते में लेकर आए गवर्नमेंट वाला प्रोडक्ट और यह प्राइवेट वाले जो दुकान होते थे उनसे एक्सचेंज कर लिए, थोड़े पैसे भी मिल गए हैं ना। तो ऐसा इन लोग करते थे। तो इसकी मम्मी ने भी यह बोली कि जा तू राशन लेकर आ, ताकि गवर्नमेंट वाला थोड़ा अपन को मिल जाए और फिर अपन उसे प्राइवेट वाले से थोड़ा अच्छे रेट में एक्सचेंज करवा ले। ठीक है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई आपको ऐसे करने वाली बात नहीं है। और भी लोगों से मैंने सुना हुआ हूँ। तो ठीक है, यह भैया अपनी साइकिल उठाए और अपनी एक बोरी उठा लिए और चल पड़े राशन स्टोर की तरफ, जहां से गवर्नमेंट राशन मिलता था। अपना राशन कार्ड लेकर टाइम पर पहुंच गए थे। यहां पर अच्छी खासी लगी हुई थी भीड़, लाइन लगी रहती है नॉर्मली ऐसे राशन स्टोर के सामने। यह भी लाइन में लग गए, ले लिए, बढ़िया अपना नंबर आ गया। राशन 31 किलो के आसपास का सामान हो गया जो कि इनकी बोरी में डला हुआ है। अब भैया वह 31 किलो की बोरी इनको अपने साइकिल के करियर में फंसाकर घर पर साइकिल लेकर जानी थी। घर से यह राशन की दुकान लगभग 3 किलोमीटर की पर थी। तो ठीक है, यह अपनी बोरी को अपनी उस साइकिल की करियर में वो टांगा है और आगे निकलने के लिए रेडी हो गया कि अचानक से इसको पीछे से आवाज आती, अरे संकेत किधर मिला नहीं यार। इतने दिनों से यह पलट कर देखता है तो क्या पाता है इसका पुराना एक दोस्त। इसने बोला यार बड़े दिन बाद, और यह बड़े दिन बाद के चक्कर में दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। बातचीत इतनी बढ़ गई भैया कि यह दोनों साइड में थे, अपनी अपनी साइकिल को ऐसे ढकेल हुए लेकर गए और एक थोड़ा खाली मैदान टाइप का था जहां पर यह लोग खेले करते थे, कभी क्रिकेट विकेट, वहां पर बैठ के मस्त बात करने लगे। इतनी बात किए, इतना टाइम पास, इतनी मस्ती की पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा होता आ गया। अब जैसे ही हल्का अंधेरा होने लगा तो संकेत का वो जो दोस्त था प्रणव, उसने रियलाइज किया, अरे भाई मेरे को तो घर जल्दी पहुंचना था, मैं बहुत लेट हो गया भाई। संकेत मैं निकलता हूँ, तू फोन फान करना, फिर मिलेंगे। फट से अपनी साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ निकल गया। और संकेत तो यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा, बोला इससे ज्यादा मुझे डांट पड़ने वाली है
मम्मी ने राशन लेने के लिए भेजा था कि घर पर कुछ है नहीं, अब जब तक मैं लेकर नहीं जाता घर पर खाना खूना बनने का जुगाड़ होता नहीं। तो यह तो हो गया बहुत बड़ा वाला लफड़ा। मैं भी अपनी साइकिल उठाता हूँ और तेजी से घर की तरफ निकलता हूँ। इसने भैया जैसे अपनी साइकिल उठाया, क्या पाया है कि इसकी साइकिल का पीछे वाला टायर तो पंचर है। इसका दिमाग खराब बोला। एक तो इतनी ये भारी बोरी, अब ये साइकिल के करियर में फंसा। मेरे को ढोते हुए साइकिल को भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर अभी यह बैठा हुआ था वहाँ पर आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं थी। बस इसने अपनी साइकिल पकड़ा और अपने घर की तरफ बढ़ चला। अब भैया घर जाने के नॉर्मल हर एक कहानी की तरह दो रास्ते थे। एक तो सीधा सीधा वाला लॉन्ग रूट, जो कि ऐसा रास्ता था कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलना था, कोई दुकान नहीं, कोई बैठने का साधन भी नहीं। और एक थोड़ा शॉर्टकट वाला रूट, जहाँ पर हो सकता था कोई पंचर की दुकान मिल जाए, क्योंकि यह शॉर्टकट वाले रूट में थोड़ी आगे जाकर एक सरकारी स्कूल पढ़ता था और स्कूल वगैरह के आसपास नॉर्मली लोग दुकानें खोल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो शॉर्टकट वाले रूट में भला ही एक वाला रास्ता था, लेकिन एक स्कूल पढ़ता, एक दुकान पड़ती और एक ऐसी छोटी टपरी चाय वाय की भी पड़ जाती। इसने सोचा कि इसी शॉर्टकट वाले रूट से निकलता हूँ भैया। अब ये अपनी साइकिल को ढोते हुए बढ़ चला। हालांकि ये जो 4-5.5 किलोमीटर का यह शॉर्टकट वाला भी रूट था ना, यहाँ से भी सीन यह था कि आधे रास्ते में तो कुछ नहीं पड़ने वाला था। फिर आधे रास्ते के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता और वहीं पर ये स्कूल और दुकानें पड़ने वाली थी। तो पूरा जो आधा लगभग 2 ही किलोमीटर का रास्ता था, इसको अकेले ही एकदम सुनसान तरीके से बढ़ना था। थोड़ी आगे जाने के बाद यह साइकिल बहुत भारी सी महसूस होने लगी। इसने सोचा कि यार क्या मुसीबत है, पंचर थी और इतनी बड़ी बोरी भी अब ताकत खत्म हो रही है। कितने में इसने नोटिस किया कि अरे बाप रे, ज्यादा ही अंधेरा हो चला है। क्या अब बदकिस्मती बताओ, ना ही अपने पास आज मोबाइल कैरी किया था और ना ही इसके पास थी घड़ी। इतना तो समझ में आ गया था कि प्रॉपर हो चुका है अंधेरा और थोड़ी ही देर पहले हुआ है, मतलब यही कोई 7:30 अभी बज रहे होंगे। खैर ये ले जाने लगा साइकिल। अब इस जो आधा जो सुनसान रास्ता था उसको कवर किया ही है कि इसको लिटरली फील हुआ कि ये साइकिल ऐसा बढ़ा रहा है ना, पसीना पसीना भी है, गर्मी का भी मौसम है। इसको लिटरली फील हुआ कि इसको ना हाथ में ऐसी हवा सी आई है, ऐसी हवा जैसे कोई लड़की अपने बाल खोल के रखी, लंबे घने लहराते बाल, उन बालों के लहराने से जैसी हवा चली होगी वैसी हवा इसको अपने हाथ में महसूस हुई। यह घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा कि कहीं चलते चलते पेड़वे से कुछ लटक के मेरे हाथ में लग तो नहीं रहा है। तो इसने तिरछी नजर से देखा तो क्या पाया, इसके हाथों में बिल्कुल एक बालों का वो जो गुच्छा होता है वो टकरा रहा है। बालों का गुच्छा इन द सेंस बाल कुछ है जो हल्के हल्के से टकरा रहा है और उन्हीं बालों से इसके हाथ में हवा लग रही है। हिम्मत नहीं हो पा ये पीछे पलटकर देखने की, फिर साइकिल थोड़ी आगे बढ़ाया और फिर से अब बाल प्रॉपरली इसके हाथ को टच किए ही हैं ना। तो इसने बड़ा ऐसा करके देख ही लिया और जब ऐसा करके देखा है ना, लिटरली इसकी हवा टाइट हो गई। पीछे एक आदमी बैठा जिसके बहुत लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें लगभग बाहर निकली हुई है। इसने सफेद रंग का ऐसा गमछा वाला, ऐसा जो साइड में आपने पुराने सीरियल्स में देखे होंगे ना, ऐसा वाला गमछा पहना हुआ है और कुछ धोती जैसा पहना हुआ है और वो इतना डरावना दिख रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे ही नहीं सकता, वो खुद किसी को नहीं दे सकता। जिसने उस एंटिटी को अपनी साइकिल में पीछे बैठा हुआ देखा वो इसके करियर में बैठा हुआ है, जहाँ पर इसने अपने राशन की वो बोरी फंसा कर रखा था। लिटरली या तो बोरी के ऊपर ही या तो वह बोरी की जगह बैठा हुआ है। यह कौन था, यह क्या चीज था, यह कब इसकी साइकिल में आया, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। यह बस है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण न कृष्ण राधे राधे, यह बोलते अब साइकिल बढ़ाने लगा। अब पसीने के
साथ साथ इसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। साइकिल छोड़ के भागे या फिर यह ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक सेकंड के लिए मन में यह आया कि नहीं यार, ऐसे ही बढ़ रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था। ऐसे ही राधा कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते बढ़ जाऊंगा, लेकिन लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, हर एक कदम के साथ साइकिल जो है वह टाइट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो साइकिल को बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। और यह एक बच्चा है। इंसान के शरीर की एक कैपेसिटी होती है, कितना खींच लेगा एक साधारण सा बच्चा नहीं खींच पा रहा। फिर अचानक इसने बोला कि अब मैं जोर से मंत्र पढ़ता हूँ, तो भगवान कृष्ण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसने 2 बार पढ़ा है। तीसरी बार से पीछे से आवाज आती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इसका दिमाग खराब, बोला कि यह किस प्रकार का भूत है जो इतना क्लियर मंत्र पढ़ा है। मेरे कान के पास आकर अब यह कुछ बोले, यह ओम बोले तो वह पूरा नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और अब बोलता है हे भगवान, हे राधा रानी। मैं कहाँ पर रुक गया, अपने दोस्त के साथ फालतू में सीधे रास्ते से चले गया होता। दिन के वक्त में ही घर बढ़िया पहुंच गया होता। यह पता नहीं कौन सी चीज मेरे साइकिल के पीछे आकर बैठ गई है। यह मेरे राशन जो कि भूत का रूप धारण कर चुका है, या फिर कोई भूत ही था जिसको मैं राशन समझकर अपनी साइकिल में ढोकर लेकर आ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता अब क्या मैं मरने वाला हूँ। इतना सा बच्चा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। ऐसा इसका बोलना ही हुआ है कि पीछे से ऐसी इतनी खतरनाक हंसने की आवाज आई है कि मैं क्या बताऊं। सामने कोई इंसान रहे ना तो उसका शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक कांप जाए। लिटरली ये वैसी वाली स्करी आवाज आई थी कि यह बस रोना शुरू किया, जोर से जो प्रॉपर जो आवाज निकाल के रोते हैं, इसका रोना शुरू हुआ है। लेकिन यह 4 कदम आगे बढ़ा। इसको सामने से पायल की आवाज सुनाई दी। बोला ये क्या हो रहा है, कौन सी चीजें मेरे आसपास आ रही है, आज मैंने किसी क्या बिगाड़ा हूँ। वो पायल की आवाज अब इसके तरफ बढ़ती हुई समझ में आई तो सामने दिखाई दिया कि एक औरत लाल साड़ी पहने हुए लंबी सी खूबसूरत सी इसके पास आई। बोली कि क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान से और थके हुए दिखाई दे रहे हो। औरत मतलब यह कोई 30-32 साल की लड़की रही होगी, समझ लो। बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो तो रोते रोते कहता मैं बहुत थक गया, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। औरत बोलती है कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है, तुम चाहो तो यह राशन मुझे बेच सकते हो, वैसे भी घर लेकर जाओगे और तुम्हारी मम्मी दूसरे राशन की दुकान में इसको बदलने ही वाली है या फिर इसको बेचने ही वाली है, तो इतना बोझा घर तक ढोके क्या फायदा है, मुझे बेच दो। लेकिन ये बच्चे का साफ मन देखो, इसको मालूम था कि ये जो सामने खड़ी हुई औरत मेरे साइकिल के करियर में फंसी हुई चीज को राशन समझ रही है, वो राशन नहीं भूत है। इसको बहुत अच्छे से पता था यह भूत राशन का रूप धारण करके मेरी साइकिल के पीछे फंसा हुआ है। इसको मालूम था, इसलिए इसने इस औरत को क्या बोल दिया कि नहीं, यह मैं आपको नहीं दे सकता, अब यह मेरी मुसीबत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, अब ये मेरी मुसीबत है, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हुए उसने अपनी साइकिल फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। वह औरत भी इसी देखकर मुस्कुराई और वह भी आगे तरफ बढ़ गई। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही वह औरत क्रॉस करी है कि इसके दिमाग में आया एटलीस्ट एक बार इस औरत से बोल तो दिया होता, शायद मेरी कुछ मदद कर दी होती, कुछ इशारा ही कर दिया होता कि जिसको आप राशन समझ रहे हो राशन नहीं, वो कोई भूत है खतरनाक वाला जो कि भगवान के नाम से नहीं डर रहा है। कि अचानक से इसके साइकिल का जो वेट था उसको फ्री सा कुछ समझ में आया। वो साइकिल का वेट कैसे फ्री, और जैसे यह पीछे पलटा है तो पीछे ना वह औरत ना वह खतरनाक सा दिखने वाला भूतिया आदमी और ना ही वो राशन की बोरी और ना ही इसकी साइकिल पंचर थी, सब कुछ नॉर्मल। यह बैठा साइकिल में और जय राधा कृष्ण बोल के ऐसी साइकिल भगाना
शुरू किया है, इतना तेज भगा के घर पहुंचा है कि मैं क्या बताऊं, इतना तेज तो जिंदगी में कोई चलाए तो साइकिल की रेस में बिल्कुल फर्स्ट जाए। हाँ, घर पर पहुंचा है और फिर अपनी मम्मी से सारी बात बताया। मम्मी ने बोली, तू झूठ बोल रहा है ना? बोला, नहीं मम्मी, कसम खा के बोलता हूँ राधा रानी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसने ये बात बोला है तो मम्मी को पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि काफी पीढ़ियों से इनका जो पूरा परिवार था यह वृंदावन आता जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनके इष्ट देव हैं। उनके पूरे परिवार में राधा कृष्ण के ऊपर अटूट श्रद्धा है। इस दिन के बाद से इनके घर में भक्ति भाव और जाग गया और ऐसा हो गया कि साक्षात राधा रानी हमारे लड़के को एक ब्रह्मा राक्षस या ब्रह्मा पिशाच से बचाने के लिए आई थी और हमारा लड़का समझ भी नहीं पाया। जो भी हो, कितने किस्मत के धनी हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।